नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दर्शकों, आजकल सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए मोदी के खिलाफ अडानी मामला है। अडानी मामले पर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम आपके हैं कौन कैंपेन चला रही है। अब कहने को तो कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है, लेकिन क्या इस मुद्दे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने माता पिता को भी छोड़ा नहीं जाए। अडानी अडानी करते करते आज उनके पिता तक पहुंच गए। क्या कह रहे हैं आप सोचेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की राजनीति है। उनके पिता दामोदर दास मोदी का नाम घसीट लाई है कांग्रेस पार्टी आज राजनीति में। प्रधानमंत्री मोदी के पिता के नाम को घसीटने का काम कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने किया है। सवाल पब्लिक का आज ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस गालियों का तीर छोड़कर लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा में कहा था कि ये मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष ऐसे ही मोहब्बत फैला रहा है? माफ कीजिएगा। 2024 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले क्या विपक्ष की हताशा नहीं दिखाते? यही है आज सवाल पब्लिक का। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। That's true. जी, ये बयान 17 फरवरी का है। उस दिन अपने इस बयान पर सफाई देते हुए पवन खेड़ा ने ट्वीट करके कहा था, मैं वाकई में कंफ्यूज हो गया था कि ये दामोदर दास हैं या गौतम दास हैं। कमाल है भाई, पवन खेड़ा कंफ्यूज हो गए या कांग्रेस की राजनीति कंफ्यूज हो गई है। आप किसी का नाम लेने में गलती करें तो माफी मांगेंगे या ठहाका मारेंगे? कम से कम नैतिकता का तकाजा तो यही है कि आप अपने शब्दों को वापस लेंगे। कौन भूल सकता है कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 मुख वाला रावण कहा था। कौन भूल सकता है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था, कहां मां गंगा कहां गंदी नाली में। तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए नीच व्यक्ति का संबोधन जा रही है। आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। तो आज देश की पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, अडानी मामले में पीएम मोदी के पिता का नाम घसीटना कांग्रेस का राजनीतिक दिवालियापन है? यह पूछ रही है आज सवाल। और सवाल नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला करके कांग्रेस ने अडानी मामले में हथियार डाल दिए हैं? सवाल नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री पर बार बार निजी हमले विपक्ष के बदले की राजनीति है? और सवाल नंबर 4, पीएम मोदी पर निजी हमले क्या 2024 के चुनाव का मुद्दा बनेंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवान अहमद, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। श्याम प्रकाश पुरोहित, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है लोकेश जिंदल, कांग्रेस के लीडर हैं, और मैं इनसे पूछना चाहती हूं, लोकेश जिंदल जी, क्या राजनीति में कोई मर्यादा नहीं है? कभी प्रधानमंत्री मां, दिवंगत मां पर अटैक होता है
और कभी उनके स्वर्गवास हुए पिताजी यानी कि उनके नाम पर भी कटाक्ष, इस तरह की हंसी, इस तरह का दिवालियापन, क्या कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान यही है? आज पब्लिक आपसे पूछ रही है, क्या इसीलिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की थी, ताकि प्रधानमंत्री पर इस तरह की घिनौनी कटाक्ष करके कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है? लोकेश जिंदल जी। नाविका जी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ करते हैं तब उसकी निंदा नहीं होती, हम कुछ कहते हैं तो निंदा होने लग जाती है। और रही बात गौतम दास, देखिए, जाकी रही भावना जैसी तो मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत जी शलभ मणि नहीं तो फिर अपना नाम छोड़ दीजिए ना। लोकेश जिंदल जो आपकी आइडेंटिटी है उसको भी छोड़ दीजिए। शलभमणि त्रिपाठी जी, शर्म, हया या किसी तरह का रिमोर्स जिसको कहते हैं, कुछ नहीं है कांग्रेस में। बल्कि एक तरफ वो कहावत है ना, चोरी और फिर सीना जोरी। सब ये कह रहे हैं, अच्छा मैं तो कंफ्यूज हो गया था। लोकेश जिंदल जी कह रहे हैं नाम में रखा ही क्या है, किसी नाम से भी बुला लीजिए। शलभमणि त्रिपाठी जी, ये इनका हल्कापन है या ये समझते हैं कि यही राजनीति 2024 में इनके काम आएगी? नाविका जी, लोकेश जी के चेहरे पे जो एक बहुत ही अलग तरह की मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, हंसी दिखाई दे रही है, वो ये बताती है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। कांग्रेस का एक धड़ा अभी तक कह रहा था कि नहीं, इट वाज स्लिप ऑफ टंग, मतलब ये उनकी जुबान से निकल गया। लेकिन लोकेश जी ने स्पष्ट किया कि नहीं, ये तो हमारी रणनीति थी, और ये रणनीति लोकेश जी की, पवन खेड़ा की, मणिशंकर अय्यर की या अधीर रंजन चौधरी की नहीं हो सकती। ये स्ट्रेटजी कहाँ से बनती है, किसी पार्टी की क्या कार्यशैली होगी, किसी पार्टी का क्या ऑफेंसिव रवैया होगा, ये पार्टी का लीडरशिप तय करता है। तो जो बात हम कह रहे हैं किस तरह से ग्लोबल लीडर बने, ये बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो पा रही। और इन्होंने देखिए इतने सारे झूठ फैलाने की कोशिश की। हम तो कह रहे हैं ठीक है, आप अपनी बात रखिए, विपक्ष के पास ये अधिकार होता है कि आप आरोप लगाइए। लेकिन आपने देखा पार्लियामेंट के भीतर, आपने राज्यसभा के भीतर देखा, क्या आप, नाविका जी इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आशुतोष जी भी यहां बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आपने हु के नारे कभी सुने? लोग नारेबाजी करते थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। लेकिन राज्यसभा की आप क्लिप देखिए कि जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, तो जब इनके पास कुछ नहीं बचा, इनको लगा कि प्रधानमंत्री जी को रोक नहीं सकते, तो हु के नारे लगा रहे थे। इससे ज्यादा कलंकित बात क्या हो सकती है हमारे लोकतंत्र के लिए? और प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं नाविका जी आपसे कहूंगा, आप एक बात भूल गई। पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट देखिए, ट्विटर उठा के देखिएगा। उन्होंने एक दिन लिखा था कि कभी कभी लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी के मुंह पर मां सरस्वती विद्यमान हो गई है। क्या कहना चाहते थे? मां सरस्वती विद्यमान होने का मतलब मणिशंकर अय्यर जी ने नीच कहा था प्रधानमंत्री जी को। पवन खेड़ा सीधे नहीं कहकर मणिशंकर अय्यर के जरिए उन्होंने कहा कि मां सरस्वती उनकी जिह्वा पर विद्यमान हो जाती हैं। आप प्रधानमंत्री को गाली देकर आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल सजावट ढूंढेंगे? और एक ऐसा समझती हूँ इस वक्त शलभमणि त्रिपाठी जी, इतना ही कह सकती हूँ कि इस वक्त मां सरस्वती का भी शायद अपमान है अगर मणिशंकर अय्यर जी की स्टेटमेंट को कोई सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसा माना रहा, चाहे देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनका सम्मान होना चाहिए और उन पर किसी तरीके की ओछी और छोटी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, क्योंकि वो पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। आप उनसे सहमत हो, असहमत हो, आपने उनको वोट दिया हो, वोट ना दिया, एक अलग तरीके का सवाल है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह है कि इस देश के अंदर जो आज की राजनीति हो गई है, उस राजनीति में आप सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं। और ऐसा मैं सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूं। और इसीलिए सबसे चिंता का विषय यही है कि राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हुआ करते हैं। जब आप एक दूसरे से के दुश्मन की तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करने लगते, तब ये सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो नहीं किया जाना चाहिए था। और जो व्यक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, दरअसल उसकी अपनी मर्यादा भी उससे भंग होती। लेकिन यह भी एक तरीके की सच्चाई है कि खुद प्रधानमंत्री जी के मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग विपक्षी नेताओं के लिए हुआ, जैसे सोनिया गांधी के लिए उन्होंने जर्सी काऊ का इस्तेमाल किया था।
था। राहुल गांधी के लिए उन्होंने हाइब्रिड बच्चे का इस्तेमाल किया था, वो भी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि शशि थरूर की पत्नी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो यह दुर्भाग्य की स्थिति है। और मुझे लगता है कि एक ऐसा वक्त आया है जब समान राजनीतिक दलों के नेताओं को आपस से बैठकर कम से कम जो बातचीत की मर्यादा है उसका पालन होना चाहिए था। अभी जो बात शलभ जी ने कही, मैं उनकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री जब अपना भाषण दे रहे थे, और रिजवान अहमद साहब, ये कहना तो ठीक है कि हम कड़ी निंदा करते हैं, ये सही नहीं है और प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहिए, लेकिन ये सब कहते हुए और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले ही अगर खुद इस तरह की भाषा और इसकी भाषा के इस्तेमाल में वो कई बार उनका नुकसान हुआ है, फिर भी अगर मीडिया सेल के चीफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जानबूझकर हो रहा है, किसी तरह नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है, या आप समझते हैं कि कांग्रेस की जो अपनी राजनीति है वो इतनी बैंकरप्ट हो चुकी है कि शायद अब अडानी मामले पे भी उनको कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लोग तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो सोच रहे हैं कि शायद इसी का सहारा है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि अभी शलभ भाई ने भी बोला और अभी आशुतोष भाई ने भी मर्यादा की बात करी, आपको भी मर्यादा की बात करनी है। आप सब एक दायरे से, एक प्रोटोकॉल से, एक मैंडेट से बंधे हुए हैं। शलभ भाई प्रवक्ता हैं, आप मॉडरेटर हैं, लेकिन देखिए हकीकत ये है, जैसा आशुतोष भाई ने बोला कि ना सोनिया गांधी, ना अटल जी, अडवाणी जी, किसी पर भी ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। एंड ये फैक्ट है कि जब लोगों पे, नेताओं पे टिप्पणी हुई है तो उनकी छवि को नुकसान हुआ है। बट ये एक बड़ा एक मैजिकल बात है, इट अम्यूजेस मी कि जब भी नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं, उनका हमेशा लाभ हुआ है, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। सो व्हाट आई फील, डेफिनेटली बहुत से कमेंटेटर वर्बटम मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, बट एज अ कमेंटेटर आई थिंक नरेंद्र मोदी जी इस चीज को एंजॉय करते हैं और इससे उनको पॉलिटिकल माइलेज बहुत जबरदस्त मिलता है। वी स्टार्टेड फ्रॉम मौत का सौदागर, और जब वो अधिवेशन में, आपको याद होगा अमर मनी ने कहा था कि चाय वाला नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, उसी चीज ने नरेंद्र मोदी को उड़ाएंगे तो और लाभ होगा। सो आई वॉन्ट बीजेपी टू एंजॉय इट एंड आई रियली डोंट वॉन्ट कि कांग्रेस अपने आप में सुधार लाए। अब दूसरी बात, क्या आप लोगों को या नविका जी आपको लगता है कि कांग्रेस इज सीरियस अबाउट 2024? मुझे तो नहीं लगता। और आपने ये बात बोली, दो शब्द आपने बोले, जानबूझकर, और एक आपने बोला दिवालापन। ये दोनों अपनी अपनी जगह सच हैं। देखिए, कांग्रेस एज ए ऑपोजिशन पार्टी को अब 2024 तक पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आ रहे। सो क्या आप ये उम्मीद करती हैं कि वो फ्रेमवर्क से, मीडिया से आउट हो जाएं? नहीं हो सकते भैया। गुजरात राहुल नहीं गए, नॉर्थ ईस्ट नहीं गए, वो अपनी बहन के साथ स्कीइंग कर रहे थे, तो दे आर नॉट सीरियस। अब लाइमलाइट में बने रहने के लिए इनको कुछ ना कुछ बोलना है कि इनके बोले पर डिबेट तो कम से कम हो जाए। अब पवन खेरा साहब को आज राहुल गांधी जी बधाई दे रहे होंगे कि भैया नाविका ने तुम्हारी बोली बात पर डिबेट कर लिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिक्र तो आया ना। फिलहाल इन लोग के लिए इतना ही काफी है। कमाल है, अगर यही उनकी सोच है कि टेलीविजन के डिबेट तक पहुंच जाएं तो उनकी शायद इसी में नाम हो जाएगा, तो मैं नहीं मान सकती। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले पवन खेड़ा जी ने एक और भी ट्वीट किया कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं, तब तो कोई नॉर्थ ब्लॉक से एचएमवी साहब कुछ नहीं बोलते। हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया, ना हमारी ऐसे संस्कार हैं। अब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, माफ कीजिएगा आपका मैंने नाम पहले गलत लिया था, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सवाल यह है कि मुद्दा, मसला किस चीज का है? देश के सामने, लोगों के सामने जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति होगी, या एक दूसरे के साथ गाली गलौज से, किसी के नाम का
पिता का नाम खराब करो, किसी को रावण बुला दो। क्या इस बात की राजनीति बस अब इस देश में रह गई है? नहीं नहीं, देखिए 2014 के बाद में मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था 2014 के बाद का एक अलग ही भारत हो गया है। पहले भारत में ऐसा नहीं हुआ करता था। भारत देश के अंदर में एक सम्मान दिया जाता था विपक्षी नेताओं को भी, चाहे वो सुषमा स्वराज की का भाषण सुनिए जब वो विपक्ष में थी, और वो सब पक्ष वाली यूपीए सरकार जिस समय थी, तो उनके साथ में एक शालीनता, एक मर्यादा रहती थी उस भाषण में। उस व्यक्ति को किसी को भी संबोधन किया जाता था, उनके लिए एक मर्यादा रहती थी। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में जो कल तक तृणमूल कांग्रेस की दीदी के पांव छूते थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो जाने के बाद में दीदी को बेगम बुला रहे हैं चुनावी लाभ लेने के लिए। ये क्यों भाई? इस तरह का जो स्तर गिराया है ये भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसकी नींव भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। आप देखिए 2014 के पहले इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ राजनीति में। आप उठा करके देख लीजिएगा 60-70 सालों का इतिहास। मगर ऐसी गंदी राजनीति जो किसी को बोल देना कि मेरी गाड़ी के नीचे कुत्ते की तरह मर गया कोई, इस तरह की भाषा, या किसी को जर्सी काऊ बुला देना या किसी को बेगम बुला देना, ये जो भाषा हम लोग किस भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। टीएमसी हमारी नेत्री एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री जी बंगाल में आते हैं, दीदी ओ दीदी, इस तरह की टिप्पणी वो खुद करके जाते हैं प्रधान है। ये जो इनकी जो आईटी सेक्टर, अच्छा, तो इसके बाद अगर स्तर उन्होंने गिराया, इसीलिए ममता दीदी ने बोला नड्डा फड्डा गड्ढा, ये बातें लोग भूले नहीं है इस देश में, उन्हें भी याद है। आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होगी लेकिन जनता की नहीं है। नहीं, जनता तो सबक सिखा दिया बंगाल में। जनता ने तो उखाड़ के फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी को। कहां है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी? उनका अस्तित्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी का आज की डेट में पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनका सबक सिखाया कि जिस तरह से पूरी केंद्र समिति आज भी। मैं डिबेट ओपन अप कर रही हूँ। रिजवान अहमद जवाब देना चाहते हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को। रिजवान अहमद कौन किसी से कम है? नाविका जी, अभी साहब ने बोला 2014 के बाद जो स्तर गिरा है 2014 से, आई वेरी वेल रिमेंबर, बस वो मैं डेट जरा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा था। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स पर एज अ पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी ने जब सवाल उठाया था तो ममता दीदी ने कहा था इस बात के लिए इस आदमी को थप्पड़ पड़ना चाहिए। थप्पड़ वर्ड यूज हुआ था, स्क्रॉल करके आप सब चेक कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी को जवाब दे दिया। जनाब, इस विधानसभा से पहले जरा बताइए बीजेपी की कितने सीटें थी? अरे वो और लेटेस्ट विधानसभा में बीजेपी कितने परसेंट वोट राइज करके कितनी सीटों पर पहुंची? तो अगर आप इस बात को जवाब देना बोलते हैं तो अगले विधानसभा में सरकार इस रेट से भाजपा की बनने जा रही है। और आखिरी बात, आज आपने फिर वो कुत्ते को मारने वाली बात को गलत कोट किया। वो इंटरव्यू फिर से देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर हमारी गाड़ी से कोई कुत्ते का बच्चा भी मर जाता है तो दिल में तकलीफ होती है। यहां तो आप आदमियों की बात कर रहे हैं। ये बयान था मोदी जी का। खुदा के वास्ते नेशनल टीवी पर बैठ के झूठ ना बोलिए। सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं। अब आप डॉक्यूमेंट्री पर चले जाएंगे। गोल पोस्ट शिफ्ट मत करिए, गोल पोस्ट शिफ्ट मत करिए। आप अगर कह रहे हैं कि ममता जी कभी कुछ गलत नहीं बोलती, तो आपको रिजवान अहमद भाई ने बता दिया कि क्या क्या बोला। थप्पड़ मारने से राक्षस तक बहुत कुछ बोला है। और बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी के बारे में भी क्या क्या बोला है वो सारी दुनिया को याद है। लेकिन लोकेश जिंदल जी, मुझे तो ये बता दीजिए कि आपकी मोहब्बत की दुकानों का हुआ क्या? राहुल गांधी जी तो मोहब्बत की दुकानें लगा रहे थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब आपकी मोहब्बत की दुकानों में ये बिकने लगा है जो आज पवन खेड़ा जी ने दिखाया है सारी दुनिया को। देखिए नाविका जी, पराई पीड़ा तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पर ना बीते। मोदी जी राज्यसभा के भाषण में बड़ी उत्तेजना के साथ पूछते थे कि नेहरू का नाम क्यों नहीं यूज करते आप लोग। कांग्रेस गांधी परिवार के ऊपर टिप्पणी साधते थे। लेकिन अब जब जैसे ही उनके ऊपर एक भूल से एक टिप्पणी की गई, तिलमिला उठे पूरे भाजपा वाले।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भूल एक से? पुत्र को उसकी भूल से के माता का जब जानबूझकर, अपमान भूल होता से के है, जानबूझकर, तो वो भूल से के जानबूझकर, जब भूल से खेरा के साहब ने- जब जानबूझकर। खेरा साहब ने स्वयं कहा है कि ये जो है उनकी एक भूल थी, तो अब मैं इस पर कैसे कहूं कि जानबूझ के या भूल के है? अच्छा, तो खेरा और साहब ने ये ऐसे क्लियर कर ऐसे दिया है कि हंस भूल हंस से ये कर, बोला गया था। अरे दामोदर और आप दास, मुझे- गौतम दास में गौतम दास नाम अरे होगा गौतम दामोदर दास, गौतम लेकिन तो काम अच्छी तो बात है। गौतम दास वाला है, ये भूल होती है? लोकेश जिंदल तो जी, फिर- जनता तो जनता फिर इसमें जनता इतना इतनी बुरा मानने बेवकूफ वाली भी क्या नहीं बात है, जनता देखिए, इतनी उनके बेवकूफ भी नहीं है सारे कि जो है, आपके इस छोटे अब से देखिए, छोटे गौतम से अडानी भूल जी के को, साथ उनके इतने अच्छे, और कैमरा जो है इतने ना अच्छे वो संबंध बहुत हैं। साफ अगर वे दिखाता गौतम है अडानी जी किसके का चेहरे कार्य पर करते क्या हैं, हाव भाव है, गौतम अडानी वो जी की सारी बॉडी बात मानते हैं, लैंग्वेज, गौतम अडानी जी के अनुसार लैंग्वेज और करते बॉडी हैं, लैंग्वेज तो ये तो दोनों अच्छी बात दिखाता ना। है। मैं इसे आज गौतम जनता दास को जी तो फिर और से क्या दिखाना चाहूंगी, जनता जी आप फिर, जनता जनार्दन सबकी बॉस होती है, मैं पब्लिक को फिर से वो दिखाना चाहती हूं कौन इसको भूल मानता है, कौन इसको जानबूझकर कहा हुआ शब्द कहता है। आइए सुनते हैं, देखते हैं। बीजेपी से बैठा सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. जी, चुटकी ली जा रही है, चुटकी ली जा रही है। गौतम दास, अरे गौतम दास है दामोदर दास है? अच्छा अच्छा, दामोदर दास, अरे नाम दामोदर दास, काम गौतम दास, ये आपको लगता है भूल थी? शलभ मणि त्रिपाठी जी, इसको भूल कहा जा सकता है? और आपने देखा किस तरह की मुस्कुराहट थी। इसीलिए मैं कहती हूं कैमरा सब कुछ कैप्चर करता है, शब्द भी, हाव भाव भी। आप बताइए शलभ मनीत और लोकेश जिंदल जी, आपका तो जरूर है, जिस तरह से खेड़ा जी हंस रहे थे उसी तरह से आप हंस रहे थे, और कुछ लोग इसे शायद मेरा अपना विचार है कि कुछ लोग इसे बेशर्मी की हंसी भी कहेंगे, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी, नाविका जी, ये जो अहंकार भरी हंसी है कांग्रेस के नेताओं की, वो अपने आप में ये बताने के लिए बहुत पर्याप्त है कि ये भूल थी या जानबूझकर किया गया। और देखिए पीड़ा कहां पर है, बताया इन्होंने कि पीड़ा का एहसास तब होता है जब खुद पीड़ा हो। तो आपने नेहरू जी की बात की, नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका एक नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को जिस पर टिप्पणी करने का, उसकी समीक्षा करने की बोलने दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के परिवार में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं है, कोई उनकी पृष्ठभूमि में कोई राजनीति करने नहीं आया है। और आपने जिस तरह से माखौल उड़ाया उनके माता पिता का, आप उनके पूर्वजों का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनके बारे में जिस तरह की चीजें बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि मैं सागर से भी कह रहा हूं तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूं तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। आप रोक नहीं पाए, आप पूरी ताकत लगा लीजिए। आपके युवराज जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, वो जो स्ट्रेटजी बनवाकर प्रधानमंत्री जी को गाली दिलवाते हैं, प्रधानमंत्री जी के पूर्वजों को गाली दिलवाते हैं, उनके लिए नीच शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके लिए राक्षस शब्द का प्रयोग कराते हैं, इस देश की जनता जवाब देगी लोकेश जी। आपकी इस अहंकार भरी हंसी का भी, पवन खेड़ा जैसे लोगों का भी, कांग्रेस पार्टी का भी। क्यों? क्योंकि आप अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। आप जो थ्योरी लेकर आए जो साजिश करने की, उसको देश की जनता ने नकार दिया। देश की जनता ने कहा कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री है, एक गरीब पृष्ठभूमि से निकले हुए प्रधानमंत्री हैं, जिनका आज पूरी दुनिया गौरव से सम्मान से नाम लेती है। पूरी दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी का नाम जब लिया जाता है, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर की बात हो, चाहे अफगानिस्तान पे जब तालिबान घुसा था तब की बात हो, और जब अफगानिस्तान के भीतर जब अफगान, बोलने दीजिए मुझे, टोकिए मत, जब अफगान, बोलने दीजिए, नहीं नाविका जिनको रोकिए, नाविका जिनको रोकिए, ये इनकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। अब लोकेश जी आप इस बात को याद करिएगा कि जब अफगानिस्तान के भीतर पाकिस्तानी पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, जवाब पब्लिक को दीजिएगा। शलभ मणि त्रिपाठी जी अपनी बात कह लें, फिर पब्लिक के सवालों का आप जवाब दीजिएगा, मौका आपको बहुत मिलेगा, पब्लिक के बहुत सवाल हैं आपके लिए। शलभ मणि,
नविका जी मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, पवन खेड़ा और लोकेश जिंदल को यह बात कैसे बर्दाश्त हो सकती है कि जब अफगानिस्तान के भीतर तख्ता पलट हो रहा था तब पाकिस्तान के जो छात्र थे वो भारतीय झंडा लेकर और भारत माता की जय करते हुए वहां से सुरक्षित निकले। यह कैसे बर्दाश्त होगा? कांग्रेस और राहुल गांधी, पवन खेड़ा को यह कैसे बर्दाश्त होगा कि आज रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है तो पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ टकटकी लगाए देखती है कि शायद इसमें हस्तक्षेप हो पाए? कैसे बर्दाश्त होगा कांग्रेस और राहुल गांधी को कि आज जब टर्की कहता है कि हमें मदद मिल रही है, भारत हमारा सबसे अच्छा मित्र है। हम आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं, हम आपकी कुंठा समझ सकते हैं, लेकिन आपकी इस कुंठा और इस फ्रस्ट्रेशन को जनता दोबारा जवाब देगी। आप प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह के आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं, एक निहायत ही गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, एक चाय बेचने वाले का बेटा। पब्लिक ये सवाल पूछ रही है, पब्लिक ये सवाल पूछ रही है, संजय मिश्रा का भदोही से सवाल है, देश की राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक शब्द बोलने वाले कांग्रेस के नेता ये आशा कैसे कर सकते हैं कि देश की जनता कांग्रेस को सम्मान देगी? आशुतोष जी, मैं ये सवाल आपकी तरफ फेंकना चाहती हूं, इसलिए नहीं कि कांग्रेस का सवाल का जवाब आप देंगे, लेकिन इन्होंने ना देश के राष्ट्रपति को छोड़ा, अब उन्होंने तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा, उनको भी नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। तो पब्लिक पूछ रही है कि क्या पब्लिक, जनता कांग्रेस को सम्मान दे पाएगी? मैंने पहले भी जैसे कहा कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसी देश के अंदर मनमोहन सिंह के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको तो शिखंडी तक कहा गया था। तो उस वक्त भी मैंने यह बात कही थी, मैंने कहा भाई आप प्रधानमंत्री जी से सहमत हो असहमत हो एक अलग तरीके का सवाल है, लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, हर हालत में सम्मान होना चाहिए। मनमोहन सिंह के लिए भी अगर शिखंडी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल पवन खेड़ा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके की हंसी है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। उनको ग्रेसफुली माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आशुतोष जी, राष्ट्रपति की बात को आप गोल कर गए, इन्होंने तो राष्ट्रपति जी को भी नहीं छुपा। नहीं, मैं गोल करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, दोनों ही इस देश के गौरव हैं। वो किसी भी क्लास के हो, वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इससे क्या फर्क पड़ता? जब भी कोई आदमी इतनी बड़े पद पर कोई आदमी बैठता है तो जाहिर सी बात है उस पद का सम्मान होता है। उस व्यक्ति का सम्मान हो या ना हो एक अलग तरीके का प्रश्न है। उस पद का सम्मान होना चाहिए, उस पद की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है और इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे ऊंचा ऑफिस है और कम से कम गरिमा उस ऑफिस की होनी चाहिए। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से पूछना चाहती हूं, जो सवाल रेवंत राम बिश्नोई जी जोधपुर से पूछ रहे हैं। इनका कहना है कांग्रेस और उसके नेताओं के पास गाली का ही मुद्दा है या ये कांग्रेस के भीतर से ही राहुल गांधी के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? आप क्या समझते हैं पुरोहित जी? राहुल गांधी के खिलाफ ये साजिश है कि किसी तरह और पब्लिक के सामने उनकी थोड़ी सी दो बात हो सकती है, पॉपुलैरिटी कम हो? पवन खेड़ा जी ने जो भी बात कही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि या तो उन्होंने सोच समझ के कहा है या उनके बाई स्लिप ऑफ टंग हुआ है। सोच समझ के अगर कहा गया है, जैसे उन्होंने बाद में गौतम दास मतलब गौतम का दास मतलब गौतम अडानी का दास, ये उनके बोलने का तात्पर्य हो सकता है। ये अगर वो जिस तरह से उन्होंने कहा है, अपनी ब्रीफिंग में हंसे हैं, तो ये हो सकता है वो सोच समझ कर बोले हैं। ये गौतम दास मतलब गौतम अडानी का दास, ये उन्होंने कहा है कि अडानी के सेवा कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए कहा है। मगर किसी के भी पिता का अपमान करना इस देश में हमारे संस्कार नहीं है। ये किसी के भी, आप नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाइए, आप दामोदर दास जी को बीच में मत लेके आइए। आपको अगर बात करनी है तो राहुल गांधी की, अगर मोदी जी बात करते तो नेहरू जी की बात नहीं करनी चाहिए। ये कोई भी पक्ष और विपक्ष, आप किसी के भी पिता माता उनको अपमान नहीं कर सकते हैं। आपको राजनीति में हम और आप हैं, आप हमारी आलोचना करिए, हम आपकी करेंगे, समालोचना होनी चाहिए, मगर इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी के भी प्रति, चाहे वो ममता बनर्जी के प्रति हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के प्रति हो, राष्ट्रपति के प्रति हो, किसी भी सम्मानजनक व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए। मगर ये गौतम दास, रिजवान अहमद भाई आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? रिजवान अहमद भाई जी कह सकते हैं उनको। देखिए वो राजनीतिक विश्लेषक है कि भाजपा के प्रवक्ता है,
ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात देखिए का नाविका काउंटर जी, अभी हमारे भाजपा किसी नहीं कर काबिल रही है। साथी ने एक मुद्दा उठाया नहीं, था, मुझे भी समझ नहीं थोड़ा आ सा रहा उसको elaborate कर था, दो। मुझे भी नहीं समझ आ रहा दो था कि आप चीजें कांग्रेस के हैं, हैं एक या तरफ तो तृणमूल देखिए कि कांग्रेस दो के हैं। नहीं, विचार देखिए कांग्रेस तो एक ही है। अभी सब कह रहे हैं कि साहब किसी के पिता पे नहीं सवाल उठ सकता, किसी के इस पर नहीं उठ सकता। नहीं उठ सकता है। अभी बता दूं कैसे उठ सकता है। राजीव गांधी की पत्नी पर सवाल उठ सकता है, नहीं उठ सकता है? बिल्कुल उठ सकता है, बिकॉज वो पब्लिक लाइफ में हैं। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी पर उठ सकता है? नहीं उठ सकता है, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में नहीं है। ये फर्क समझिए। लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी पर सवाल उठ सकता है? नहीं उठ सकता है? नहीं उठ सकता है, वो पब्लिक लाइफ में नहीं है। लेकिन सोनिया की बेटी पर उठ सकता है? नहीं उठ सकता है? उठ सकता है, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में है। सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी का परिवार पब्लिक लाइफ में है? जवाब है नहीं है। क्या उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर गुजरात रहे थे? जवाब है नहीं रहे थे। कसूर है। सो बोथ द कंडीशंस आर डिफरेंट। ये जो आप नरेंद्र मोदी के फैमिली पर किसका है? सवाल नहीं उठा सकते। वो खुद उठाते लेकिन हैं, नेहरू वो फैमिली बोलते पर हैं कि उठा मेरे सकते पिता हैं, मैं चाय क्योंकि बेचता वो था, पब्लिक लाइफ मेरी में माँ रहे। नौकरी करती थी। वो खुद लेके आते हैं अपने माता पिता को बीच में, कोई दूसरा नहीं लेके आता है। वो स्वयं लेके आते हैं कि मेरी माता जी ये करती थी, मेरे पिताजी ये करते थे, हम ये करते थे। वो खुद स्वयं लेके आते हैं, कोई दूसरा नहीं लेके आता है। पब्लिक लाइफ में नहीं है। नहीं, मेरी बात उनकी सुनिए, फैमिली पब्लिक लाइफ में नहीं है। बात जब आप खत्म। आते हैं, जब आप नहीं, पब्लिक लाइफ आपके पे आते कहने का हैं, क्या तो मतलब है आपके आगे पुरोहित पीछे साहब? के सारे- पुरोहित साहब, मोदी जी अगर पब्लिक लाइफ में है और वो बचपन में किस तरह से पले बड़े हैं, उसका अपनी जीवन की व्याख्या करने का उनको हक नहीं है क्या? इसका मतलब है कि वो अपने पिता और माता के बारे में, अपने बचपन के बारे में कुछ कहेंगे तो आप उनके माता पिता को गाली गलौज करने लग जाएंगे? ये किस तरह का तर्क हुआ? मैं नहीं समझ सकती कि ये कोई तर्क लाजमी तर्क है। लेकिन पब्लिक के और भी सवाल हैं। अंजनी कुमार शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से पूछ रहा है, आज पवन खेड़ा प्रधानमंत्री के पिता का मजाक उड़ाकर ना कभी राहुल गांधी जी ने किसी गलत भाषा का उपयोग किया और ना ही कांग्रेस उस स्तर पर गिरती है जिस स्तर पर भाजपा गिरती है। तो मैं एक कहना चाहूंगा, बिल्कुल आशुतोष जी से मैं सहमत हूं कि एक मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में, लेकिन पहले ये भाजपा वाले सीख लें कि वे किस स्तर की मर्यादा चाहते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। क्योंकि अब समझ चुका है, भगवान राम ने जब समुद्र के सामने बहुत बार विनम्रता के साथ प्रार्थना की कि हमें रास्ता दे दो, हमें रास्ता दे दो, लेकिन जब समुद्र माना ही नहीं तो फिर भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। तो उन्होंने कहा कि भय भिन्न होत न प्रीत। तब ये स्टेप उठाना पड़ता है, जब बिना भय के कोई जो व्यक्ति है जब सुनता नहीं है तब उठाना पड़ता है ये कदम। ये जनता समझाएगी और कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से भाजपा कहां को की इसका पाठ बात पढ़ाएगी। कहां ले गए? जो भगवान राम को मानते ही नहीं, काल्पनिक मानते हैं, आज उन्हें राम याद आ रहे हैं। रिजवान अहमद भाई, मतलब गलती करो, उसके बाद उस पर अहंकार दिखाओ और उसके बाद राम के शरण में चले जाओ। ये लोकेश जिंदल जी कहां कहां घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। एक बात ये नहीं समझा पा रहे कि ये मोहब्बत की दुकानों को हुआ क्या? नाविका जी, थोड़ा सा अगर यूपी का हूं, थोड़ा सा इसको वाइड करूं, अगर बात सिर्फ गौतम से शुरू हुई है तो जिंदल साहब इस बात का ध्यान रखें। पहले भी मैंने एक जगह बोला है कि यार आप लोग नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हो और खुद बेल पर छूटे हुए हो 1000 करोड़ के स्कैम पर। शर्म आनी चाहिए भाई, हैं? आरजेडी आरोप लगा रही है जहां चारा घोटाला में पिताजी जेल काट चुके हैं। टीएमसी, सुन लो, टीएमसी आरोप लगा रही है जहां मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया निकल रहा है। अरे भाई आप लोग तय कर लो, आप लोगों में सबसे ईमानदार कौन है? कम से कम वो आरोप लगाए नरेंद्र मोदी पर। आप सब तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो भाई, क्या आरोप लगाओगे आप नरेंद्र मोदी पर? आज के जमाने में नहीं, आज के जमाने में ईडी, आईटी, लेकिन रिजवान भाई, मनोहर सिंह खुराना का पुणे से सवाल है, मोदी जी ने संसद में सही कहा था कि आपके पांव के नीचे से जमीन निकल गई मगर आपको यकीन नहीं है। क्या पवन खेड़ा के भाषण से यही साबित नहीं होता? बिल्कुल, मैं यही तो आप जो मैंने पहली बाइट बोली थी, अब इनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे देश में कुछ लोगों की हालत है, कुछ मौलानाओं की, ओएसी की, कि भैया कुछ बोल दो, एक डिबेट तो कम से कम हमारे नाम पर हो जाए।
बस इससे ज्यादा इनका पॉलिटिकल ग्राउंड और कुछ बचा ही नहीं है। और अभी किसी ने ईडी और सीबीआई बोला, मैं सुन रहा था साहब, जब यूपीए थी तो 60% मुकदमे ऑपोजिशन पर चलते थे, अब चल रहे हैं 92%। तो भैया जो खेती तुमने शुरू की थी विपक्षी पार्टियों पे 95, ठीक है, एक मिनट तो जो खेती आपने शुरू की थी, जो खेती आपने शुरू की थी, वो नरेंद्र मोदी काट रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बात मत करिए, आप सवाल करिए गौतम अडानी पर जांच कब होगी? आप विपक्षी नेताओं पर जांच कर रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता हाथी आना है। एक मिनट, अभी बता दूं जब सहारा, अभी बता दूं ना, अभी बता दूं, सहारा जो सपा परिवार के बड़ा करीब था, उन्होंने करोड़ों का गबन किया। पुरोहित जी, आप बड़े उत्तेजित हो रहे हैं, आपको शायद पता नहीं चला कि मामला गौतम अडानी का सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में कमेटी भी बन रही है। सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, वही जांच जो आप चाहते थे। आप चाहते हैं जेपीसी के पास कोई इख्तियार है कि वो हिंडनबर्ग को बुला सके? आपके पास कोई इख्तियार है कि वो हिंडनबर्ग को आप बुला सके, मॉरिशियस को आप बुला सके? आप सिर्फ चाहते हैं कि जेपीसी, लेकिन आप मामले की नजाकत को नहीं जानते, उसकी गहराई को नहीं जानते। और शलभ मणि त्रिपाठी, दिनकर शर्मा जी जो फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं, उनका सवाल है कि ये दल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए दूसरों के परिवार के बारे में कब तक गलत बातें करता रहेगा? यह आज पब्लिक पूछ रही है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से सवाल आ रहा है, तो बहुत अहमियत भी रखता है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, लोगों के मुद्दे कहां गए? क्या नाविका जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे वो टीवी के बाहर बैठे हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसमें लोगों के कल्याण के मुद्दे कहां जाएंगे? नाविका जी, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी के भीतर बैठे हों या टीवी डिबेट के बाहर बैठे हों, आप उनका एरोगेंस, आप उनका अंदाज देख सकते हो। और अभी मैं टीवी पे सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के साथी चेतावनी देते घूम रहे थे कि हम अभी अपने पर आ गए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपने छोड़ा क्या है? आपने कोई कोर कसर छोड़ी हो? आप ईडी की बात कर रहे थे, सीबीआई की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को कितने घंटों तक आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को और तमाम सारे हमारे नेताओं को आपने प्रयास किया टॉर्चर करने का। किसको याद नहीं है? और इसीलिए देश ने सबक सिखाया है। दरअसल देखिए है क्या नाविका जी, पूरी जो रंजिश है, पूरी जो घृणा है प्रधानमंत्री जी के प्रति, उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री जी अकेले इन भ्रष्टाचारियों का मुकाबला कर रहे हैं। मैं खुलकर कह सकता हूं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, टीएमसी का भ्रष्टाचार है, सपा बसपा का भ्रष्टाचार है। अकेला मुकाबला करने वाला एक व्यक्ति है जो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा है, जो ये कहता है छोड़ूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को बख्शूंगा नहीं। और यही कारण है घृणा का। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि ठीक है, हमने भ्रष्टाचार किया है, आप भी देश से बेईमानी करिए, आप भी देश से भ्रष्टाचार करिए। ये तो परंपरागत तरीके से चला रहा है पॉलिटिक्स में कि हमने भ्रष्टाचार किया। माफ कीजिएगा, आज मुद्दा, और ये बहुत संगीन मुद्दा है, बहुत संवेदनशील भी है। आप किसी के कामकाज के बारे में कुछ भी कहिए, आप राजनीति में कुछ भी कहिए, आप सरकार पर सवाल उठाइए, आप पॉलिसी पर सवाल उठाइए, ये सब आपके यानी कि विपक्ष के इख्तियार में है, विपक्ष के राजनीति के दायरे में है। लेकिन किसी पे इस तरह का पर्सनल हमला करना, उनके पिता तक का नाम इस तरह से मिट्टी में घसीटना, ये कहां तक सही है? और ये सवाल कई बार उठा है क्योंकि विपक्ष इससे बाज ही नहीं आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनालिटी विपक्ष के हार की बड़ी वजहों में शामिल है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अक्सर शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है। जब इसे लेकर सवाल उठते हैं तो जवाब में कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल दलील देते हैं कि राजनीति में किसकी भाषा का स्तर ठीक है। ये बात सही है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा सबको रखनी चाहिए, लेकिन देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बार बार विपक्ष के बिगड़ी हुई भाषा राजनीति में मनमुटाव को उजागर करती है। ये लोकतंत्र को चोट पहुंचाने वाली बात है। ये उसी लोकतंत्र के लिए
घातक है जिसकी दुहाई विपक्षी दल देते रहते हैं। आज विश्व भर में भारत का एक नाम है और भारत की पहचान किससे बनती है? भारत के हेड ऑफ स्टेट से। और हेड ऑफ स्टेट के संवैधानिक पद पर यानी प्रधानमंत्री के पद पर जो शख्स बैठा है, जब तक बैठा है, उसका आदर पूर्वक नाम लेना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्या विपक्ष इतनी छोटी सी बात भूल जाता है जो हम बच्चे को सिखाते हैं? क्या यही सीख हम इस देश के युवा पीढ़ी को और बच्चों को दे रहे हैं? ये बात भी विपक्ष को सोचनी पड़ेगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे, आप सभी पैनलिस्ट से और दर्शकों से इजाजत। नमस्कार।